क्लास प्लस BA ऑनर्स एंड सब्सिडरी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। और जानकारी तो ऐसे इतिहास में 7th क्लास से ही 8th क्लास से ही प्रागैतिहासिक काल जो महत्वपूर्ण चैप्टर है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। इसका अगर हम आप संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है प्राग इतिहास, एक प्रत्यय लगा है और काल माने समय। प्राक माने होता है बिल्कुल पुराना, ऐसा समय जिसका कोई साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है लिखित में। इतिहास हम लोग जानते हैं, इतिहास का बचपन से ही हम लोग परिभाषा पढ़ते आए हैं। बीती हुई किस्सा कहानी जो बीत चुका है, जिसको हमने आपने देखा नहीं है, उसका लिखित जानकारी या उसका किसी माध्यम से उसका इतिहास का निर्माण इतिहास कहलाता है। उस कहानी का लिखित रूप इतिहास कहलाता है। एक प्रत्यय है जिसके लगने से ऐतिहासिक बना है। अब प्राक में जब ऐतिहासिक लगा तो प्रागैतिहासिक बना। इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं ओल्ड स्टोन एज, मतलब प्राचीन। स्टोन माने पत्थर होता है, एज माने युग होता है, उम्र होता है, समय। तो प्राचीन पूरा पाषाण युग भी हम इसको बोल सकते हैं। पूरा पाषाण युग। एक छात्र का सवाल था कि सर प्रागैतिहासिक काल के यह पाषाण युग के बारे में बताइए। इसलिए मैंने यह टॉपिक चुना है जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रागैतिहासिक काल, प्राक इतिहास जिसको हम कहते हैं, या पूरा पाषाण युग कहिए, ओल्ड स्टोन एज। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि प्रागैतिहासिक काल का क्या मतलब है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है, किसको कहेंगे, क्या समझते हैं, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताइए, तो हम कह सकते हैं इतिहास का वह भाग जहाँ पर हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता और उसको इतिहासकारों ने अपने हिसाब से जो खुदाई में वस्तु मिला है उस वस्तु के आधार पर जो उन्होंने लिखा है, कल्पना करके, उस वस्तु को देख करके, उसका अध्ययन करके, जैसे मैं कार्बन 14 C12 और C14 पद्धति से, जिसको हम कार्बन 12 और कार्बन 14 पद्धति कहते हैं, इसके द्वारा किसी भी जीवाश्म का उम्र पता किया जाता है। अब कहिएगा सर जीवाश्म क्या है? जीवाश्म कहते हैं जीव का अस्म, जीव जोड़ अस्म। अस्म माने होता है अवशेष, यानी जीव का जो अवशेष है वह जीवाश्म कहलाता है। और किसी भी जीवाश्म का कितना वर्ष पुराना है वह चीज, उसका पता कार्बन 14 पद्धति द्वारा लगाया जाता है। इसको कार्बन 14 कहते हैं। C14 कहिए या कार्बन 14 कहिए या कार्बन 12 पद्धति द्वारा इसका पता लगाया जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर हम कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि यह जो प्रागैतिहासिक काल है इसका युग है 50,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक। ये इसका कालखंड है। अब कहिए ये BC क्या है? BC को कहा गया बॉर्न ऑफ क्राइस्ट,
या बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले। अंग्रेजी में अगर आप देखिएगा तो ईसवी सन को या तो एडी लिखते हैं या तो बीसी लिखते हैं। एडी का मतलब हुआ ईसा के जन्म के बाद। याद रखना है इन सभी चीज़ों को। ईसा के जन्म के बाद का समय जो है उसको हम एडी कहेंगे। ईसा के जन्म के बाद का जो समय चला जिसको हम आज ईसवी सन कहते हैं, जैसे अभी 2021 ईस्वी चल रहा है, तो ईसा के जन्म के बाद का ये समय है जिसको हम कहते हैं ईस्वी। आप लोग देखे होंगे इसको ईस्वी सन बोला जाता है। और ये बीसी जो है, इस समय ईसा का जन्म भी नहीं हुआ था, तो लोग ईसा के जन्म से पहले के समय, ईसा के जन्म से पहले, इसको बीसी कहते हैं। शॉर्टकट में आपको किताब में ई दे के सुनना और पू दे के सुनना अगर मिले तो समझ जाइएगा कि ईस्वी ईसा पूर्व कह रहा है, मतलब ईसा के जन्म से पहले। अगर आपको मिले ई लिखा हुआ खाली तो समझ जाइएगा ये ईस्वी है। ईस्वी में अभी जो चल रहा है 2020, 21, अभी 21 है, 21 ईस्वी है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में चलते हैं। ईस्वी को समझ गए आप। 50,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक। और एक बात याद रखिएगा कि बीसी जो है वह घटता है, एडी बढ़ता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 50,000 बीसी से शुरू हुआ, 10,000 बीसी तक चला। अब कहिए क्या? संख्या रेखा आप लोग पढ़े होंगे। इतिहास पढ़ने से पहले टाइम ऑफ पीरियड को जानिए कि कब कैसे क्या लिखा जाता है। जैसे आप 0 कहते हैं तो यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हो गया, मान लीजिए यहाँ पर ईसा जी का जन्म हुआ। इससे जो पहले का समय है, आप संख्या रेखा में देखे होंगे, बायां हिस्सा माइनस जाता है और दायां हिस्सा प्लस जाता है। तो इधर हम जैसे जैसे जाएंगे, पहले जो भी घटनाएं हुई है तो वहाँ पर आप देखिएगा कि 50,000 ईस्वी जो है, ईसा पूर्व जो है, तो ये सबसे शुरू हो गया। और बाद में तो घटेगा, क्योंकि ईसा का जन्म जब होगा तो वो घटता जाएगा, तो हो जाएगा वो 10,000। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप याद रखिएगा। अगर एडी है तो ईसा के जन्म के बाद है, बीसी है तो ईसा के जन्म के पहले है। उसी तरह से यहाँ पर बीसी एडी ना दे करके हम सीधा लिख देंगे, सीधा सीधी बात में ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व हो गया, काम खत्म है। ईसा पूर्व बात करते हैं, सीधा हिंदी में लिख देंगे। तो अभी आप लोगों ने ये सब देखा ईस्वी के बारे में। क्योंकि विद्यार्थी को बहुत बार जो है कंफ्यूज हो जाता है, ये बीसी एडी क्या लिखा हो, इसलिए हमने पहले ईस्वी को क्लियर कर दिया। जिस छात्र ने जवाब मुझसे पूछा था या प्रश्न किया था, उसने सिर्फ पूछा कि सर पाषाण युग क्या है। मैंने पाषाण युग का जितना भी फॉर्म है उस पूरे का जो है मैं अभी विश्लेषण कर देता हूं अपने हिसाब से, जहां तक मैं जानता हूं या मैंने अध्ययन किया है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूं, समझा देता हूं कि किस युग में क्या हुआ, किस तरह से युगों का विभाजन किया गया और कैसे मनुष्य का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पूरा पाषाण युग में। अब यहाँ से हम लोग जो आपका सवाल था वो शुरू करते हैं। पूरा पाषाण का मतलब हुआ पत्थर। पाषाण माने पत्थर, युग माने समय काल जो कहिए, पूरा माने प्राचीन। आपको मालूम होगा कि मनुष्य का जिस समय, मनुष्य का जब ऐसा डार्विन का विकासवाद सिद्धांत, अगर आप जवाब लिखिएगा तो ये बात जरूर लिखिएगा, ये बात कहाँ से हो रहा है, ये पत्थर युग कहाँ से शुरू हुआ, मानव का विकास किसकी थ्योरी है, यह किसने यह सिद्धांत दिया था, तो उसको हम कहेंगे डार्विन का विकासवाद सिद्धांत। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये तो एकदम निश्चित देना ही है
उत्तर लिखते समय। डार्विन का विकासवाद सिद्धांत किसने दिया? तो भाई डार्विन नाम है उसका। मनुष्य के विकासवाद का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसका नाम था डार्विन। डार्विन ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मनुष्य का विकास जानवर से हुआ है। इसलिए आज भी आप लोग एक सेंटेंस देखते होंगे, मैन इज ए सोशल एनिमल। यानी मनुष्य एक सामाजिक जानवर है। लेकिन हम जानवर सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसको प्राणी बोल देते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये डार्विन का विकासवाद सिद्धांत है, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो इससे स्पष्ट होता है कि आज भी मनुष्य के लिए ह्यूमन का प्रयोग नहीं करके प्राणी के लिए एनिमल का ही हम प्रयोग कर रहे हैं अभी तक, इंग्लिश से कुछ चीज़ सीखने के लिए। तो डार्विन का विकासवाद सिद्धांत का कहना है कि मनुष्य का जन्म जानवर से हुआ। और आपको यह जान करके हैरानी होगी कि मनुष्य और गोरिल्ला, जिसको हम लोग वनमानुष भी कहते हैं, अंग्रेजी गोरिल्ला होता है, मनुष्य को ह्यूमन कहते हैं। ऐसे वैज्ञानिक नाम इसका होमोसेपियंस है, इसको याद रखना है, होमोसेपियंस यानी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। और गोरिल्ला वनमानुष को कहते हैं। दोनों के डीएनए का जब टेस्ट हुआ तो बड़ा ही आश्चर्यजनक बात सामने आया कि गोरिल्ला में सिर्फ 99% डीएनए मैच करता है मनुष्य से। ओनली 1% नॉट बी कंपेयर गोरिल्ला एंड ह्यूमन। मतलब 1% मात्र है डीएनए का भाग जो मनुष्य और गोरिल्ला में मैच नहीं करता। इसलिए देखिए, अब 1% डीएनए के मैच नहीं करने के कारण ये जो गोरिल्ला है यह मनुष्य के तरह बोल नहीं सकता। बस 1% डीएनए, बाकी सारा कुछ मनुष्य के तरह होता है। यह विशाल भी होता है, मनुष्य से ज़्यादा बड़ा होता है। यह प्रेम की अनुभूति भी समझता है, दुख सुख इसको सब होता है एज ए ह्यूमन के तरह, मतलब एक मनुष्य के तरह। तो मनुष्य और गोरिल्ला में 99% डीएनए मैच करता है। और दूसरा बात, हम लोगों का जो पूर्वज है, डार्विन के अनुसार हम लोगों का पूर्वज जो है वह बंदर है। बंदर ना कहा जाए, लंगूर कहा जाए, एयर। हम लोगों का जो वंशज है, पूर्वज है, जिसको हम पूर्वज कहते हैं। पूर्वज में ना सबसे पहले का जो पूर्वज, पूर्व में जो अज माना जन्मे हो, जो पहले जन्मे हो, उसको हम पूर्वज कहते हैं। तो वह लंगूर है। आप आज भी देखिएगा, लंगूर, बंदर, ये सब सभी एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अंतर है। इन्हीं के प्रजाति के हम मनुष्य हैं। और कहा जाता है, डार्विन का विकासवाद सिद्धांत यह कहता है कि मनुष्य का जो विकास है वह बंदर से ही हुआ, क्रमिक विकास। इसको कहा गया क्रमिक विकास। डार्विन ने कहा कि मनुष्य जो आज मनुष्य है उसमें उसको हजारों बरस लगे हैं। अब यहीं पर देख लीजिए, 50,000 से 10,000, लगभग 40,000 ईस्वी तक मनुष्य पाषाण युग में ही बिता दिया। सबसे लंबा टाइम ऑफ पीरियड उसका इस पूरा पाषाण युग में जाता है। और पूरा पाषाण युग को सिर्फ एक ही कालखंड में विभाजित नहीं किया, इसको भी 3 भाग में बांटा। तो 40,000 साल तक मनुष्य इस युग में रहा, जिसको नाम दिया गया पूरा पाषाण युग। फिर भी मनुष्य नहीं बन सका। क्रमिक विकास, आपने एनसीईआरटी का बुक होगा या गूगल पर आप सर्च कीजिएगा कि मनुष्य का क्रमिक विकास कैसे हुआ, या डार्विन का विकासवाद सिद्धांत क्या है। आपको आराम से उस पर जो है वीडियो वगैरह सब कुछ आ जाता है। मैं इसलिए क्रमिक विकास
शॉर्टकट में चल रहा हूँ, चूँकि वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा और जो मेरा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन से हम कहीं और चले जाएंगे। तो क्रमिक विकास का मतलब हुआ कि बंदर पहले 4 पैर पे चलता था, अभी भी चल रहा है। मनुष्य ने क्या किया कि धीरे धीरे यही बंदर सीधा होना शुरू किया, धीरे धीरे हजारों वर्षों में कुछ सीधा हुआ, फिर 1000 वर्ष में कुछ सीधा हुआ, कुछ सीधा हुआ, उसके शेप में परिवर्तन हुआ। पहले आंख दोनों साइड में होता था, अभी देखिए धीरे धीरे सामने हो गया। शिकार करने के लिए जो है आराम से वह कर सकता है, मनुष्य के सामने आंख है। इसलिए बंदर और मनुष्य को अगर आप मैच कीजिएगा ना तो लगेगा कि दोनों में कुछ बहुत कम का अंतर रह जाता है। दोनों में सेम है। आप उंगली की संरचना देख लीजिए, सेम टू सेम मिलेगा। हाथ पैर की संरचना देख लीजिए, बिल्कुल मिल जाता है। अगर खड़ा कर देंगे बंदर को तो आपको यह महसूस नहीं होगा, या लंगूर को, ऐप कहिए, ऐप। अगर लंगूर को आप सीधे खड़ा होने का ट्रेनिंग दिया जाए, जैसे वह बंदर वगैरह को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो मनुष्य के सामने अगर खड़ा कर देंगे तो एज ह्यूमन एंड ऐप सेम एज, दोनों लगेगा कि दोनों एक ही है। बस थोड़ा सा अंतर उसके चेहरा के बनावट वगैरह में रहता है। इसलिए मैंने कहा कि उसका जो विकास हुआ है डार्विन के अनुसार, विकासवाद सिद्धांत के अनुसार, कि वह बंदर से विकसित होकर के मनुष्य बना है आज, और इसमें उसको हजारों साल लग गए। तो पुरापाषाण युग के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि पुरापाषाण युग क्या है, आप कहिएगा इतिहास का वो कालखंड जिसका लिखित जानकारी कुछ भी नहीं है। बहुत सारे इतिहास के विद्वानों ने खुदाई में जो सामान, जो वस्तु, जो अवशेष प्राप्त हुआ, उसका अध्ययन करके उन्होंने इतिहास का अपने मन में एक तरह से अनुमान लगाया कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होगा। जैसे आप मोहनजोदड़ो का इतिहास पढ़ते हैं, लोथल का इतिहास पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास पढ़ते हैं, तो इन सभी चीज़ों में आप क्या देखते हैं? कोई देखने तो नहीं गया उसको, ना कोई लिखित साक्ष्य मिलता है। खुदाई के आधार पर वैज्ञानिकों ने उसको बढ़िया से पड़ताल करके, रामदयाल सक्सेना है, उसके बाद सहनी है, राखलदास बनर्जी है, इन सभी ने एक एक स्थल का खुदाई करके वहाँ से पता किया कि कौन सा वस्तु कहाँ से हमको प्राप्त हुआ है और वहाँ का बसावट कैसा है। आप एक आश्चर्य होगा, कालीबंगान नाम का एक जगह है, खुदाई में प्राप्त हुआ है। वहाँ पर उसका नाम इसलिए कालीबंगान रखा, इसका मतलब आप जो भी नाम पढ़ते हैं वह भी मनगढ़ंत है। उस स्थान पर वह चीज़ मिला है, इसलिए उसको वैसा नाम दिया गया। कालीबंगान में जब खुदाई किया तो वहाँ पर चूड़ी बनाने का सामान मिला। कालीबंगान, काली मन काला, बंगान मन चूड़ी का, आप अंग्रेजी जानते होंगे, बैंगल होता है, बैंगल्स मन चूड़ियों, और इसी बैंगल से उन्होंने कालीबंगान नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पर काले काले चूड़ी का अवशेष मिला है और बनाने का भी कुछ यंत्र मिला है, तो इसलिए उसको दे दिया नाम कालीबंगान। तो खुदाई से ही हमको जो भी जानकारी प्राप्त हुआ है वह खुदाई से प्राप्त हुआ इतिहास का, इसलिए इसको पुरापाषाण युग कहा गया। पत्थर मिला, कहीं कोई चीज़ का टुकड़ा मिला, कहीं बर्तन मिला, कहीं चूल्हा बना हुआ मिला उसका अवशेष, कहीं पर अनाज रखने का अवशेष मिला, कहीं घर का अवशेष मिला। इस प्रकार से अवशेषों को अध्ययन कर करके, अवशेष का जानकारी इकट्ठा करके, अवशेष का कार्बन 14 पद्धति से उसके आयु का पता लगा करके, एक सबको एक तरह से जोड़ करके एक इतिहास का निर्माण किया गया, जिसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, मतलब समय। इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, आप इसको जितना बना सकते हैं बनाइए, लेकिन इसका मेन थीम आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है कि प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। खुदाई से जो प्राप्त हुआ, उसी खुदाई के आधार पर इतिहासकारों ने उसका वर्णन किया, इसलिए इस समय को, इस टाइम ऑफ पीरियड को प्रागैतिहासिक काल कहा गया।
यानी अंग्रेजी में कहेंगे तो ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। मतलब ओल्ड माने पुराना, स्टोन माने पत्थर, एज माने युग, पूरा पाषाण युग। इस प्रकार से पूरा पाषाण युग को हम लोगों ने देखा। शायद सवाल का जवाब आप लोग को मिला होगा। अभी तो पूरा पाषाण के बारे में आप लोग जाने कि पूरा पाषाण क्या है। ऐसा इतिहास का वह युग जिसके बारे में इतिहासकारों ने अनुमान से लिखा है, उसका कोई साक्ष्य नहीं है लिखित, लेकिन खुदाई में जो वस्तु प्राप्त हुआ उसको देख करके उन्होंने अनुमान करके लिखा, और उस इतिहास को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। और वह एक लंबा पीरियड है जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उनको प्राप्त नहीं हुआ। पूरा पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण का पूरा विवरण करने के लिए 3 भागों में बांटा गया पूरा पाषाण। एक है पूर्व पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग। पूर्व माने क्या? सबसे पहले का पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग में, पूर्व पाषाण युग को अंग्रेजी में कहा गया है, पूरा पाषाण कहिए या पूर्व पाषाण कहिए, दोनों एक ही बात है। पूरा पाषाण या पूर्व पाषाण युग, इसको अंग्रेजी में कहा गया पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज। मतलब हुआ पूरा पाषाण युग यानी पुराना युग। और यह जो युग चला है 25 से 20 लाख से लेकर के शुरू हुआ है ईसा पूर्व। 25 से 20 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर के 12,000 लाख हजार कहिए, 25 से 20,000 ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक यह साल चला। मतलब अध्ययन के दृष्टिकोण से पाषाण काल को 3 भाग में बांटा। 25 से 20,000 ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक। अब आप देख लीजिए कि इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस हो रहा है। पूरा पाषाण युग का जो 99% हिस्सा है, यानी 99% भाग पूरा पाषाण युग ही है। सबसे ज्यादा अगर मनुष्य ने किसी युग को जिया है तो वह पूरा पाषाण युग है। क्योंकि मनुष्य का जिस समय मनुष्य की सभ्यता का जब विकास हुआ था तो उस समय मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं था, वह पशु के ही समान था। तो पूरा पाषाण युग में क्या हुआ कि मनुष्य, अब पूछेगा कि पूरा पाषाण युग में क्या था, बताइए कैसे हम इसको अलग करेंगे। पूरा पाषाण युग में क्या हुआ कि मनुष्य को न अनाज उपजाने का ज्ञान था, न अपने शरीर को ढकने का ज्ञान था, न घर बनाने का ज्ञान था। तो इस युग में मनुष्यों ने शिकार करके अपना पेट पाला और समूह में रहता था। वो जहाँ जंगल से कंदमूल फल खाता था, जानवरों का शिकार करके मार के उसको खाता था। और जब कोई प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी तूफान बारिश वगैरह आता था तो कहीं जंगल झाड़ी में छुप जाता था। जैसे एक जानवर जीता है ना, ठीक उसी तरह से ये पूर्व पाषाण युग में ये मनुष्य जो है लगभग 8 से 10 हजार साल तक मनुष्य पूर्व पाषाण युग में अपने जीवन को जीता रहा। और इसमें इसका जो अभी भी जहाँ पर खुदाई होकर के इसका पता चला है, इसका साक्ष्य जो है मौजूद है अभी पूना, नासिक, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर। नदी में ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, इन सभी नदी के किनारे इसका अवशेष मिला है पूरा पाषाण युग का। तो पूरा पाषाण युग के बारे में आप लोग जान गए। अगर लिखना हो पाषाण युग को, अगर बढ़िया से डिफिनेशन करना हो तो हम इसको कहेंगे कि पूरा पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। एक है पूरा पाषाण युग जो 25,000 से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक चला।
यह सबसे ज़्यादा हिस्सा मनुष्यों के जीवन का, आदि मानव के जीवन का सबसे अधिक हिस्सा यही है। इसमें सबसे ज़्यादा समय तक मनुष्य अपना जीवन यापन किया। उसको ना कृषि करने का ज्ञान था, ना घर बनाने का ज्ञान था, ना अनाज उपजाने का ज्ञान था। वह सिर्फ जानवर को मार करके उसका मांस खाता था, वो भी कच्चा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था। किसी तरह अपना पेट भरता था, बस इतना ही जान लीजिए, और उसको कोई ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये जो मनुष्य जहाँ पर रहते थे गुफाओं में, कंदराओं में, वहाँ पर इसका आप कहिएगा पता कैसे चला? आप तो कहे कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो वहाँ पर बहुत सारे जानवरों का कंकाल मिला है। किसी का सींग मिला है, सिर मिला है, उसका सिर्फ कंकाल मिला है। तो उस कंकाल को देख करके इतिहासकारों ने पता लगाया, अंदाज लगाया कि हो सकता है कि आदि मानव, इसको ही आदि मानव कहा गया। आदि मानव माने शुरू का मानव। अगर आपसे पूछे कि आदि मानव किसको कहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि इतिहास का वह मानव जिसे ना खेती करने का ढंग था, ना अपना जीवन यापन करने का ढंग था। वह सिर्फ अपना पेट पालने के लिए या जीवन को बचाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों का शिकार करता था। उसका कच्चा मांस खाता था, जैसे तैसे नंग धरंग रहता था। उसको वस्त्र का कोई ज्ञान नहीं था, भोजन का तो कोई ज्ञान ही नहीं था, तो वस्त्र का क्या पता। किसी तरह अपना जीवन जी रहा था। हम उसको आदि मानव कहेंगे। तो आदि मानव के बारे में हम भी जान गए। यही आदि मानव है जो पूरा पाषाण काल में है। इसको पत्थर का कोई जानकारी नहीं है। पूरा पाषाण इसलिए नाम इसको दिया गया क्योंकि आदि मानव जो है यह जानवरों का शिकार करता था। शिकार करने के लिए क्या करता था? ये पत्थर का, जैसे आजकल ने किसी को भगाने के लिए जानवर को पत्थर उठा लेते हैं, उस समय शिकार करने के लिए पत्थर का उपयोग करता था आदि मानव से। इसलिए इसको कहा गया पूरा पाषाण काल, क्योंकि यहाँ पत्थर का जो है धीरे धीरे पत्थर का इस्तेमाल हथियार के रूप में होने लगा। आदि मानव तब उसको धार देने लगा, नुकीला बनाने लगा, उसको कोई लकड़ी के सहारे या हड्डी के सहारे उस पत्थर को बांध करके जानवरों का शिकार करने में उसका प्रयोग करने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में जो है आदि मानव सिर्फ अपना पेट भरने के लिए शिकार करता था, जंगल से कंदमूल फल खाता था, और उसको कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ तक हम समझ में आ गया कि पूरा पाषाण काल किसको कहेंगे। पूरा पाषाण काल में लिख देंगे कि आदि मानव की तरह जीवन जी रहा था। वह शिकार करके अपना पेट भरता था। उसको मतलब ज्ञान नहीं था कि कैसे क्या खाएं, कच्चा मांस खाता था, जानवर को मार के सीधे खा लेता था, और उसको कोई ज्ञान नहीं था। शरीर ढकने का भी ज्ञान नहीं था। वह सिर्फ अपना जीवन बचाने के लिए किसी तरह जानवरों का शिकार करके कंदमूल फल वगैरह सब खा के अपना जीवन बचाता था। अब आगे चलाता है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग और एक है नव पाषाण युग। मध्य क्यों नाम रखा? पूरा पाषाण मतलब प्राचीन पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच में है, इसलिए इसका नाम पड़ा मध्य पाषाण युग। इसको अंग्रेजी में कहा गया मेसोलिथिक। मेसोलिथिक कहा गया, मध्य पाषाण युग। और ये चला है 8000 ईस्वी से लेकर के ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी बोला जाता है, ईसा पूर्व होगा। 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक। देख रहे हैं घट रहा है, घट रहा है। 8000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक चला मध्य पाषाण युग। मतलब 4000 साल मनुष्य रहा इस मध्य पाषाण युग में। और थोड़ा सा ज्ञान हुआ यहाँ से, मनुष्य में थोड़ा सा ज्ञान हुआ, थोड़ा सा उसके भीतर कुछ जागृति हुई, तो वह क्या किया, उसका जीवन शैली बदल गया। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है
आग का आविष्कार हो गया मध्य पाषाण युग में। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आग का आविष्कार किसी ने किया नहीं, अचानक हो गया। पत्थर आपस में टकरा रहे थे, उसी से चिंगारी निकला। जैसा कि इतिहासों में वर्णन आता है, अनुमान लगाया कि पत्थर से पत्थर आपस में टकराता होगा, चिंगारी निकला और सूखे पत्ता में आग पकड़ लिया होगा, बस आग लग गया। तो उस समय से आग को बचा करके वो लोग गड्ढा खोद के उसमें आग को हमेशा सुलगा करके रखता था। तो आग का आविष्कार हो गया आपको मध्य पाषाण युग में। और मनुष्यों को यह पता चल गया कि कृषि किस प्रकार से करना है। अब कृषि आज के तरह नहीं कर रहा था, मतलब बीज लगाएंगे तो खेती मतलब पौधा उग जाएगा और उससे कुछ उपजा लेंगे। तो यहाँ से कृषि की शुरुआत हो जाती है, मध्य पाषाण युग से कृषि की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर जौ गेहूँ धान आदि का फसल भी ये लोग उपजाने लगते हैं। जौ गेहूँ और धान। आपका ये बीज कहाँ से आया होगा? तो बीज आया जंगल से। खेती के बारे में जो पूछा जाता है तो खेती के बारे में भी वैज्ञानिक कोई सही इतिहासकार कोई सही जवाब थोड़ी दे पाते। वे अनुमान लगाते हैं कि फल खा रहा होगा, उसका बीज जमीन पे गिर गया और वही जो है धीरे धीरे पौधा बन गया। उसके बाद इस फसली पौधा के बारे में जौ गेहूँ धान के बारे में बताते हैं कि हो सकता है कि कहीं से जंगल से कोई पका हुआ फसल, जंगल में आग लग गई थी, उसमें सब जानवर उनवर झुलस गया था और कुछ फसल भी उसमें जंगली पौधा के रूप में झुलस गया होगा। तो वही जंगल पका हुआ मांस जो खाया ना, तो मध्य पाषाण युग में मनुष्यों ने यहाँ खा रहा था कच्चा मांस, लेकिन जब वो आग में झुलसा हुआ मांस को जब खाया होगा तो स्वादिष्ट लगा होगा उसको, इसलिए मध्य पाषाण युग में उसने क्या किया, मांस को पका करके खाने लगा। आग का आविष्कार हो गया था। थोड़ा सा यहाँ पर इसको ज्ञान हो गया। तो ये कृषि भी करने लगा, खेती करने लगा है। थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो खेती करने लगा। अब खेती में हथियार इसका क्या था? तो मरा हुआ जानवर सबका हड्डी लेके ही खेत उखाड़ता था, क्योंकि उस समय हर बैल फाड़ तो था नहीं, सींग से मिट्टी कोड़ता था और उसी मिट्टी में बीज डाल करके जैसे तैसे पौधा उगाता था। तो कृषि का जब इसने शुरुआत किया, तो कृषि के शुरुआत के साथ, अब कृषि तो एक दिन में होता नहीं है, इसके लिए 2 महीना 3 महीना 4 महीना आपको वेट करना पड़ता है। तो जब कृषि युग की शुरुआत हुई तो यहाँ से मनुष्य धीरे धीरे अस्थायी होने लगा। कहा कि अब खेती किए हैं तो 4 महीना के बाद ना फिर कहीं जाएंगे। तो यहाँ तक जब तक मनुष्य कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था, कृषि के बारे में ज्ञान नहीं था, शिकार करके खाता था, तो कहीं से कहीं भटकते रहता था। कहीं शिकार मिल गया, खा लिया, शिकार के खोज में गया तो जा रहा है, मतलब किसी भी तरह उसको जीना है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आग का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार अचानक हुआ है, कोई आविष्कार किया नहीं, अपने आप हुआ। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि विज्ञान में भी जितना आविष्कार हुआ अचानक हो गया। किसी ने सोच समझ के आविष्कार नहीं किया, अचानक ही बड़ा बड़ा आविष्कार हो गया। स्टीफन हॉकिंस ने भाप इंजन का आविष्कार किया, अचानक हो गया। गैलीलियो ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया, अचानक हो गया। जगदीश चंद्र बसु बगीचा में बैठे हुए थे, कहा पौधा सजीव है, और उसका उन्होंने अचानक उसके दिमाग में यह सवाल आया कि पौधा भी सजीव है। तो इस प्रकार से जो भी खोज हुआ है, जो भी घटनाएं मनुष्य के जीवन में हुई है, वह अचानक ही हुआ, उसको कोई सोच समझ के नहीं किया। कर रहा था कुछ, हो गया कुछ और। तो यहाँ पर इसने कृषि करना सीखा। इसके बाद ये मध्य पाषाण युग में जब आया, तो जब कृषि करेगा तो पशु पालेगा। ये सीधा सा बात, दिमाग को थोड़ा सा मतलब सोचिए कि कृषि करेगा तो इसको जानवर चाहिए। और सबसे पहले इसने कुत्ता को पालतू बनाया। कुत्ता वफादार भी है और कुत्ता इसलिए पालतू बन गया। आज भी देखिएगा, अगर कुत्ता को आप 2 रोटी 1 रोटी रोज आप डालिएगा तो आपके द्वार पे पड़ा रहेगा।
इसलिए कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बना लिया, और इसके बाद धीरे धीरे गाय, उसके बाद बैल, भैंस वगैरह वगैरह सबको, बकरी वगैरह को इन्होंने अपना पालतू बनाया। पालतू बनाने का मकसद क्या था कि यह हमारे कुत्ता तो हमारी रखवाली करेगा, गाय भैंस से हमको दूध मिलेगा, और जो जानवर है उसको मार के हम मांस भी खा सकते हैं। इसी उद्देश्य से इसने पशुपालन भी करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर पशुपालन शुरू हो गया। मध्य पाषाण युग में क्या हुआ? पशुपालन शुरू हो गया। पशुपालन के बाद क्या हुआ कि आदिवासी सब, अभी आप देखिए किचट लठोर सब जो आपके यहाँ आता होगा, जिसको हम कुंजरा सब कहते हैं, वो आदिवासी जिसको हम कहते हैं, तो वो लोग जब आते हैं तो उसको देखिए उसका मुख्य व्यवसाय है शहद को जमा करना। तो यहीं पर मनुष्य ने, मानव ने सबसे पहले शहद जमा करना सीखा। पशुपालन हो गया, शहद हो गया, कृषि करना सीखा। इस हिसाब से मध्य पाषाण युग बहुत ही इम्पोर्टेंट युग है, और यहाँ से मनुष्य का विकास एकदम तेज गति से आगे बढ़ गया। और जैसे ही नव पाषाण युग में पहुंचा, इसको कहा गया नियोलिथिक। नियोलिथिक नव पाषाण युग में जैसे पहुंचा, तब तो ये पूरा बदल चुका था। यहाँ 4000 ईस्वी से ईसा पूर्व से शुरू हुआ यह युग, 2500 ईसा पूर्व तक ये चला। नव पाषाण युग 2500 ईसा पूर्व तक जब ये चला, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कृषि भी कर लिया, जानवर को पालतू भी बना लिया, शहद भी जमा कर रहा है, आग का भी आविष्कार हो गया। अब जब इतना हो गया 4000 साल में, 4000 साल तक ये किया, तो अब जो आगे होगा तो उससे ज़्यादा होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है सो देखिए, मनुष्य का दिमाग विकसित हो गया है। पहले शिकार करता था, हो गया, लेकिन अब यहाँ जो खेती वगैरह सब कर रहा है, पशु पाल रहा है, तो दिमाग उसका बढ़ रहा है। तो दिमाग बढ़ने के कारण क्या हुआ कि उसका औजार, हथियार सब कुछ बदलने लगा। इन सभी चीज़ों में अंतर आने लगा। और इसका जो साक्ष्य है, आपको प्रमाण जो मिला है, वह है दक्षिण भारत के गोदावरी नदी, और दक्षिण भारत के गोदावरी नदी से इसका साक्ष्य मिला। वहीं के आसपास खुदाई किया गया है, दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के आसपास, तो वहाँ पर इसका साक्ष्य मिला है नवपाषाण युग का। पूर्वी भारत का पूर्वी हिस्सा, जहाँ पर गंगा, सोनगंडक, घाघरा नदी डेल्टा, यहाँ पर इसका साक्ष्य मिला है नियोलिथिक यानी नवपाषाण युग का। अब यहाँ पर जो है, अभी तो देख लिए कृषि का शुरुआत यही हो गया था मध्यकाल में ही, मध्य पाषाण युग में ही। नव पाषाण युग में क्या हुआ कि अब वो बढ़िया से खेती करना सीख रहा है, बीज बोने लगा, सिंचाई करने लगा, कटाई करने लगा, और भंडारण भी करने लगा, मतलब अनाज को जमा भी करने। सोचिए कि जब अनाज को भंडारण करेगा तो क्या वह भटकेगा? नहीं भटकेगा। अब जब नहीं भटकेगा वह, तो कृषि के कारण मनुष्य एक जगह स्थिर होकर रहना सीख लिया, और इस प्रकार से वह कई सारे फसलों का खेती करने लगा और अस्थायी रूप से रहना शुरू किया। कश्मीर में आपको अभी भी लोग गड्ढा में रहता है, जिसको बुर्ज होम कहते हैं। माना गड्ढा बना करके जो लोग रहते हैं, उसको, उस गड्ढे वाले घर को बुर्ज होम कहते हैं। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, अपना घर बनाया, गड्ढा में रहने लगा वो। इससे पहले तो गुफा में रहता था, फिर अपने लिए घर बनाना शुरू किया। तो इस प्रकार से वह घर बनाना भी सीख गया, कृषि करना भी सीख गया नवपाषाण काल में आकर के, और तब जाकर के पत्थर का हथियार। अब कहिए कि सर यहाँ से यहाँ तक 25,000 ईस्वी से लेकर के 2500 ईस्वी तक इतना लंबा पीरियड पाषाण काल चला। जी हाँ, पाषाण काल इसका इसलिए नाम पड़ा कि अभी तक आप देख रहे हैं जो भी कुछ हो रहा है सब पत्थर से हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो भी हो रहा है सब पत्थर से हो रहा है।
इसलिए पत्थर को पाषाण कहा गया। और अभी तक चूंकि किसी और चीज की खोज नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ तक के काल को पाषाण काल ही कहा गया, पाषाण युग। तो पाषाण युग मतलब पत्थर का युग। अगर आपसे कोई पूछे कि पाषाण युग का मतलब क्या हुआ, तो भाई इतिहास का वह युग जहाँ मनुष्य पत्थर से ही अपना सारा काम करता था। उसका हथियार पत्थर का था, औजार पत्थर का था, वह जानवरों का शिकार पत्थर से करता था, वह जानवरों का चीर फाड़ भी पत्थर से करता था, वह जानवर को मार के भगाता भी था पत्थर से। जब आग का आविष्कार हुआ तो आग से जानवर को डराने लगा, क्योंकि जानवर को आग से डर लगता है। तो इस प्रकार से मनुष्य सुरक्षित हो गया और अपने घर के बाहर तब आग का मसाल जला करके रखता था, ताकि कोई जानवर उस पर मतलब हमला नहीं करे, धावा नहीं बोले। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि मनुष्य एक जगह स्थिर होकर के रहना शुरू कर दिया। कहाँ? नवपाषाण युग में कृषि करने लगा ठीक से, और इसके औजार सभी पत्थर के ही अभी तक थे, इसलिए इन पूरे युग को नवपाषाण युग कहा गया। इसके बाद मनुष्य का और विकास हुआ और तब जाकर के धातुई युग चला आया, धातु का आविष्कार हुआ, धातु की खोज हुई, और उसके बाद इसका जो हथियार वगैरह था जो पत्थर का था वह अब धातु का होने लगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे धातु के बारे में, धातुई युग के बारे में। तो उम्मीद है कि इतना कुछ जानने के बाद आप पाषाण युग के बारे में समझ गए होंगे। ये पाषाण युग का पूरा स्ट्रक्चर है। ये पूरे पाषाण युग को पूरा पाषाण युग कहा गया या प्रागैतिहासिक काल कहा गया। इसके बाद धातु की खोज होती है, धातु का औजार हथियार वगैरह सब बनता है। मनुष्य के रहन सहन में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है, और नवपाषाण युग के बाद एक अलग दुनिया शुरू होता है मनुष्य का। तो आइए, उम्मीद है कि पाषाण युग से जुड़ी हुई आपके समस्याओं का हद तक समाधान हुआ होगा। अगर कहीं कमी रह गई है या कुछ और छूट गया है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, अपना सुझाव हमें दें, ताकि हम इसमें और कुछ आगे से मतलब अगले वीडियो में जोड़ सकें, या जो छूट गया है उसके बारे में आप अगर हम कमेंट्स करेंगे तो हम उसका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। आइए, आज का यह क्लास यहीं पर संपन्न होता है। सभी छात्रों को हर हर महादेव।